हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे, आज हमारी एमसीक्यू क्लास है। एमसीक्यू क्लास नंबर 2 बच्चे आप सभी को दिखाई दे रही है। और ये सेकंड क्लास है जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनिट 1 के अंतर्गत। हमने एक एमसीक्यू सेशन लगा लिया था पहले बच्चे, अच्छी खासी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। आज हमारी और दूसरी क्लास है, इसमें और हम शानदार से क्वेश्चन, जैसे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। आज देख रहे होगे आप क्वेश्चन पूरे के पूरी वैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वैसे केस स्टडी वाले हैं जैसे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बैच हमारा चल रहा है संसारम एप्लीकेशन पे, साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का। आप सभी इसके अंदर एनरोल हैं जो मुझे देख रहे हैं। कुछ एमसीक्यू क्लासेस हमारे यूट्यूब पे भी जाती हैं आपके साथ साथ में, तो जो बच्चे वहां पर देख रहे हैं और प्रिपरेशन करनी है तो संसारम ऐप पे आके आप कर सकते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे आप सभी के सामने। क्या दिया गया है आराम से पढ़िएगा, दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन किस चीज के ऊपर आधारित है? ये मेरे भाई केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स केस स्टडी से जैसे क्वेश्चन आते हैं उस बेस्ड है। और जैसा मैंने कहा था यूनिट नंबर 1 जो है उसमें लगभग 5 सेक्शन है, तो हर सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन हमने बनाए हैं। पहले सेक्शन से हमने कर लिए थे, दूसरे सेक्शन से आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कैसा है केस स्टडी में, कैसे क्वेश्चन आते देखिए। एक कोई भी फोरेंसिक साइंटिस्ट है, फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट है बच्चे, वो अपने लेबोरेटरी को अलग अलग, जो वो अपने प्रयोगशाला को अलग अलग अपराध स्थलों से बरामद 2 अत्यधिक क्षरित जैविक नमूने प्राप्त हुए, ठीक है। कहने की बात है कि एक फोरेंसिक बायोलॉजी लेबोरेटरी है, उसको प्राप्त क्या हुए 2 हाईली डिग्रेडेड, मतलब क्षरण हो चुका है, बहुत हद तक वो जो सैंपल मिले हैं नष्ट हो चुके। क्राइम सीन है, 2 अलग अलग क्राइम सीन से उसको सैंपल प्राप्त हुए हैं, ठीक है। 2 सैंपल प्राप्त हुए हैं और अलग अलग क्राइम सीन से। पहला सैंपल की अगर हम बात करें, पहला सैंपल ये क्या कह रहा है, नमूना जो पहला आपका क्या कह रहा है, इसमें बहुत बड़े लेवल पे सेल जो है वो डिग्रेड हो चुकी, क्षरण हो चुकी, उसके बाद भी जो पूरी तरह से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग जो है प्राप्त की गई, जबकि न्यूक्लियर एसटीआर प्रोफाइलिंग विफल रही। एसटीआर समझा था, शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, मैंने आपको बैच में पढ़ाया था। एसटीआर, न्यूक्लियर एसटीआर नहीं कर पाए, मतलब न्यूक्लियर जो डीएनए था उसका प्रोफाइल तैयार नहीं हो पाई, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए था ना उसकी प्रोफाइल तैयार हो गई। फिर दूसरा जो सैंपल है उसने उसने न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए दोनों प्रोफाइल को हम सक्सेसफुली ले लिया भाई। दोनों मतलब सेल जो हमने सैंपल इकट्ठे किए थे वो इतने ही नष्ट हुए थे कि हमें दोनों के सैंपल मिल गए, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक ने क्या निष्कर्ष निकाला कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो नेचुरली रूप से डिग्रेड के प्रति अधिक प्रतिरोधी है, क्योंकि इसकी संरचना गोलाकार होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त वैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? इसने कहा 2 अलग अलग सैंपल हमने इकट्ठे किए, 2 अलग अलग क्राइम सीन से। एक सैंपल में क्या था कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोफाइल तैयार हो गई, मतलब इतना नष्ट हुआ था वो सैंपल कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोफाइल तो तैयार होगी, डीएनए की प्रोफाइल तैयार नहीं कर पाए क्योंकि नष्ट हो चुकी थी। दूसरे सैंपल से हमने देखा हमें माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोफाइल भी तैयार होगी, सैंपल्स का हमने एनालाइज कर लिया तो, और न्यूक्लियस की जो प्रोफाइल है वो भी तैयार होगी। कहने की बात है एक सैंपल में केवल माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए बचा हुआ था, उसको हमने पढ़ के अपना रिपोर्ट बना दी। दूसरे सैंपल में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी बचा हुआ था और न्यूक्लियस का भी। तो जो आपका लेबोरेटरी में व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने कहा इसका मतलब ये है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए जो है ना वो सर्कुलर होने के कारण जल्दी नष्ट नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस वाला जल्दी नष्ट हो जाता है। तो अब बताओ, उसने ऐसा कहा तो उसने जो रिपोर्ट दी, तो अब बताओ कि इनमें से कौन सी बात सही है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो यूनिकली प्रोटेक्टेड होता है नष्ट होने से, क्योंकि वो सर्कुलर डीएनए जो होता है वो टूट नहीं सकता। द सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रॉम डिग्रेडेड सैंपल इज प्राइमरीली due to its high copy number per cell, while its structural organization may also contribute to its persistent under certain condition। मतलब जो क्षतिग्रस्त हुए नमूनों में से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की सफल जो प्राप्ति का मुख्य कारण है कि जो सेल के अंदर इसकी है ना बहुत सारी संग मात्रा में कॉपियां होती हैं, इसलिए इसका जो
स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो संरचनात्मक संगठन है ना, वो इसके बने रहने में योगदान देता है। तीसरी बात है बच्चे यहाँ पर, एनवायरमेंटल कंडीशन की परवाह किए बिना न्यूक्लियर डीएनए हमेशा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से पहले नष्ट होता है। चौथी बात है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सुरक्षित रहता है, जो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका इंडिपेंडेंट डीएनए को रिपेयर करने का सिस्टम होता है, जो कि केंद्रक से बेहतर होता है, जो कि न्यूक्लियस से अच्छा होता है। तो भाई ये इसने बात बोली, 4 बातें, कि बताओ इनमें से कौन सी सही है। अब आ जाओ यहां पर, इसने जो आपको बोला है यहां पर, स्टेटमेंट खुद से दी थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात हमारे पास में यहां पर आई। देखो भाई आंसर क्या रहेगा सर, कैसे एक्सप्लेन करोगे इस बात को? फोरेंसिक जब एनालाइज करते हैं हम लोग, है ना, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रिकवर किया जाता है किसी भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके सैंपल से भी, है ना। जैसे हमारी पुरानी अस्थियां हो गई, दांत हो गए, हमारे बालों का हेयर शाफ्ट हो गए, हेयर शाफ्ट बिना रूट वाले जो हो गए, क्योंकि रूट में ही न्यूक्लियर डीएनए होता है, बाकी हेयर शाफ्ट में तो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। तो प्राइमरी साइंटिफिक रीजन जो है ना, वो नॉट मेयरली इट्स सर्कुलर स्ट्रक्चर, कहने की बात है कि इसका रीजन ये नहीं है कि उसकी स्ट्रक्चर सर्कुलर है, बट द फैक्ट, बट ओरिजिनल बात क्या है कि हर सेल जो है ना वो कंटेन करती है 100 to thousands ऑफ कॉपी ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मतलब हाई कॉपी नंबर होता है। और ये हमारे कहां लिखा हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में, कि भाई हमें बहुत ज्यादा डैमेज हुए सैंपल से भी माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए मिल जाता है, क्योंकि इसकी कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए होता है। हो गया क्वेश्चन सोल्व, ये आंसर आएगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, ये लिखा हुआ आपके लिए, पीडीएफ आप सभी को मिल गई होगी। ये मैंने पीडीएफ आपको 5 की 5 पीडीएफ मैंने आपको जो यूनिट 1 के एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली पहले ही आपको दे चुका हूं। आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेक्ट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी बात सही है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन बोथ मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एंड द लेटरल मूवमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में जो सबसे ज्यादा माना गया मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। तो इसने कहा कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, वो जो आपके मेम्ब्रेन के आर पार जो मटेरियल्स, फ्लूइडिटी है जो उसकी तरल पदार्थ है, मतलब मेम्ब्रेन के आर पार जो मटेरियल्स आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको भी एक्सप्लेन किया इन्होंने। और जो लेटरल मूवमेंट है, यानी जो प्रोटीन का लेटरल मूवमेंट है, पार्श्व संचलन है, उसको भी एक्सप्लेन किया। फिर बोला कि कोलेस्ट्रॉल जो है ना, अलग अलग टेम्परेचर में झिल्ली की फ्लूइडिटी को नियंत्रित करके झिल्ली को स्टेबिलिटी देता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उसको स्टेबिलिटी देता है। तीसरी बात बोली कि भाई जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है ना, वो एक्सक्लूसिव एसोसिएट होते हैं आउटर सरफेस के साथ में। फिर बोला इसने आपको कि झिल्ली की जो एसिमेट्री है वो कोशिका की पहचान और सिग्नलिंग सहित कई कार्य करती है। मतलब मेम्ब्रेन की जो असिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, अलग अलग कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो उससे कई फंक्शन होते हैं, जैसे सेल, एक सेल दूसरी सेल को पहचानती है, आपस में कम्युनिकेट करती है, ऐसी बातें। अब देखो फोरेंसिक हमारे बायोलॉजी में कई बार क्या होता है कि ये जनरल बायोलॉजी के भी कंसेप्ट आ जाते हैं। इसीलिए आप लोग देखना, मैंने जब आपको यूनिट नंबर 1 करवाई ना, तो यूनिट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको जनरल बायोलॉजी के लगभग 30 के आसपास लेक्चर्स अवेलेबल करवाए थे। अब देखो उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया, ये आपका उन्हीं में से क्वेश्चन आ गया। जिसने पढ़े होंगे कर देगा, नहीं पढ़े होंगे तो परेशान रहोगे। जस्ट सेकंड बच्चे, समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके भाई, चलिए अब आंसर क्या होगा भाई? ये जो स्टेटमेंट आप सभी को दी गई है, ये जो सारी कंक्लूजन्स आप सभी को दी गई है, तो इन सारी कंक्लूजन्स का आपको क्या परिणाम मेरे भाई देखने को मिलेगा सर? ठीक है भाई, क्या परिणाम आप सभी को इसका देखने को मिलेगा? आ जाओ बता देता हूं एक बार आप सभी को मैं। देखिए, ये देखिए यहां पर आप आंसर देख रहे हो। अच्छा, ये जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, यू रिमेंबर, आपके मस्तिष्क में बात है, आपने पढ़ा है कंसेप्ट। स्टेटमेंट यहां बोला कि भाई तीसरी गलत है, बस तीसरी गलत मतलब सर, मतलब इसने सही पूछा था, गलत पूछा था, विचार करना था और करेक्ट पूछा था। तो इसने कहा 1 2 4 सही है, तीसरी गलत। तीसरी क्या थी? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब है ऐसे हिस्से होते हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर 100% आपको चीजें मिलेंगी। अब
इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले इंटीग्रल प्रोटीन जो उसके साथ जुड़े हुए प्रोटीन है। इसने कहा कि वो आउटर सरफेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस से जुड़े होते हैं। देखो भाई एक बात ध्यान रखना कि मेम्ब्रेन के अंदर बाहर से कोई मटेरियल अंदर की तरफ आता है तो उसको प्रोटीन ही पकड़ करके मेम्ब्रेन का रास्ता पार करवाते हैं। सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है तो प्रोटीन पकड़ के बाहर से अंदर उसको रास्ता तय करवाते हैं। तो भाई आउटर सरफेस पे केवल होंगे तो अंदर वाला रास्ता कैसे तय होगा मेम्ब्रेन का? सेल के अंदर जाने के लिए मेम्ब्रेन तो पार करनी पड़ेगी और अंदर से पार करना है तो भाई प्रोटीन ही लेके आते हैं। तो ये बात गलत है। बाकी तीनों बातें एग्जैक्टली वही हैं जो मॉडल ने आपको बताने की कोशिश की थी। तो आंसर भी आपका क्या हो जाएगा सर? डी वाला हो जाएगा, अगली स्लाइड पे लिखा हुआ। ठीक है, ओके सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया exhibit different response to gram staining because of fundamental differences in their cell envelope architecture। क्या मतलब हुआ भाई? जब बोला ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है ना, वो ग्राम स्टेनिंग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनकी कोशिका का जो आवरण होता है उसमें डिफरेंस होता है। एक स्टेटमेंट दे दी, कहोगे सर ये क्या है? देखो भाई, बैक्टीरिया पढ़ा है, ग्राम पॉजिटिव पढ़े हैं, ग्राम नेगेटिव पढ़े हैं। स्टेनिंग का मतलब जो हम कलर देते हैं उनको, तो कलर देने के बाद दोनों अलग अलग कलर शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसने कहा इसका रीजन ये है कि उनकी जो आवरण है, जो मेम्ब्रेन है, उसकी स्ट्रक्चर अलग है। फिर रीजन क्या दिया? द थिकनेस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंड आउटर मेम्ब्रेन significantly influence the retention of the crystal violet iodide complex during staining। फिर इसने कहा कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसकी मोटाई, पेप्टिडोग्लाइकन आप जानते हो ना, उसकी वाल के अंदर पाया जाना मटेरियल होता है, और उसकी बाहरी झिल्ली जो है उसकी प्रेजेंस है बैक्टीरिया में या वो प्रेजेंट नहीं है। तो स्टेनिंग के दौरान यही जो दोनों चीजें होती हैं वो आपके जो वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके प्रति कि उसको अपने को रिटेन करना है, कलर शो करना है कि नहीं करना, ये डिसाइड करती है। तो भाई क्या स्टेटमेंट सही है? एग्जैक्टली बिल्कुल भाई, समझो आप मेरे बात है कि इसके अंदर ए आंसर ही रहेगा। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब हमेशा होता है कि सर आपका सत्य है बात और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो डेफिनेटली दोनों बातें सही है, ये बात उस बैक्टीरिया के बारे में सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है, एक फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उसने क्राइम सीन पर से कलेक्ट किया क्या, कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल इकट्ठे किए उसने, और वहां पे उसने बैक्टीरिया आइसोलेट्स की जांच की। जो आपको बैक्टीरिया के फॉर्म में जो उसको आइसोलेट्स मिले, जो सैंपल मिला, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम और उसके अंदर 70s राइबोसोम और हिस्टोन के बिना गोलाकार डीएनए और रिप्रोडक्शन के मुख्य तरीके के रूप में बाइनरी विखंडन या बाइनरी फिजन की उपस्थिति का प्रदर्शन किया। तो इसका एनालाइज करके निष्कर्ष निकाला कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये बैक्टीरिया से संबंधित है, ना कि डोमेन आर्किया से। आर्किया समझते हो ना? आर्किया मतलब जिसको हम पहले बैक्टीरिया में ही रखते थे, आज हम समझ गए कि ये थोड़े एडवांस जीव हैं जो कि बैक्टीरिया से अलग हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन पे रहते हैं। उसने बोला कि आर्किया नहीं, बैक्टीरिया ही है नॉर्मल वाले। तो बताओ इस निष्कर्ष के लिए सबसे मजबूत समर्थन इनमें से कौन सी बात प्रेजेंस करेगी? मतलब कि इसने कहा कि बैक्टीरिया है, आर्किया नहीं है। तो बताओ इन जितनी बातों का उसने एनालाइज किया ना, वो सैंपल उठाया बैक्टीरिया के रूप में, सैंपल उठा करके जो जो एनालाइज किया उसने कहा कि बैक्टीरिया। तो बताओ उसकी बातों में से कौन सी ऐसी पक्की बात थी कि जिससे उसकी बात सही है? चारों में से कौन सी ऐसी बात है जो ये बताते कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया ही है? तो भाई आंसर आपका आ जाएगा बी वाला। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब है सर कि सेल वॉल जो है ना, वो प्राइमरी जो हमारे पास ही नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। जबकि जो आर्किया होते हैं उसके अंदर इसका कमी या अभाव होता है, जिसके कारण वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं। यही बात मैंने आपको सिखाई थी भाई। ठीक है सर, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाओ बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? ये कह रहा है कि एक फोरेंसिक लेबोरेटरी है
इज वैलिडेटिंग ए फ्लोरोसेंट मेम्ब्रेन डाई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विएबल और नॉन विएबल यूकैरियोटिक सेल रिकवर्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल एविडेंस। एक फोरेंसिक प्रयोगशाला जैविक साक्ष्य से बरामद जीवित और मृत यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच अंतर करने के लिए एक फ्लोरोसेंट मेम्ब्रेन डाई को मान्य कर रही है। यह परीक्षण मुख्य रूप से प्लाज्मा झिल्ली की सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन पर निर्भर करता है। कौन सा सेलुलर और गुण इस दृष्टिकोण का मूलभूत जैविक आधार बनता है? कहोगे सर क्या चीज है ये? अब जिसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर्स मैंने लगभग आपको 30 के आसपास लेक्चर अवेलेबल करवाए थे, जिसने पढ़े हैं वो तुरंत जान जाएगा और इंप्लीमेंट करेगा, कुछ नया भी सीखेगा। तो आपने भी अगर पढ़े हैं बैच से तो देखो भाई सिंपल सी बात कही कि यहां पर हो क्या रहा है। यहां पर जो आपका प्रयोगशाला के अंदर एक लिविंग और एक नॉन लिविंग यूकैरियोटिक सेल है, उनके बीच में डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक डाई का यूज करें। डाई का मतलब कलर समझ लो। जहां भी फ्लोरोसेंट शब्द आ जाता है तो मतलब जो चमकेगा, चमकने से क्या होता है, ऑब्जर्वेशन आसान हो जाती है। उसको कहा कि इससे हम पता कर सकते हैं। तो अगर वो फ्लोरोसेंट डाई के माध्यम से ये पता कर सकता है डेड और लाइव सेल उसके बारे में, तो बताइए सेल का ऐसा कौन सा गुण है, सेल का ऐसा कौन सा गुण है जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके सर। देखो तो चार ऑप्शन दिए गए हैं कि प्लाज्मा झिल्ली जो है ना सभी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए इंडिपेंडेंट रूप से क्या होती है, पारगम्य होती है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आर पार जा सकता है। लगता है ऐसा नहीं ना? फिर बोलता है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो चयनात्मक रूप से आणविक परिवहन को नियंत्रित करती है, जबकि क्षतिग्रस्त झिल्ली उन अणुओं के अप्रतिबंधित प्रवेश की अनुमति देती है जो सामान्य रूप से जीवित कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन फ्लोरोसेंट यौगिकों के जीवित कोशिकाओं में प्रसार को पूरी तरह से रोकते हैं, या फिर कोशिका मृत्यु के तुरंत बाद प्लाज्मा झिल्ली आपका फॉस्फोलिपिड खो देती है। आंसर आ चुका है इसका, और मेरे हिसाब से आपके मस्तिष्क में भी आ चुका होगा बी वाला आंसर। बी वाले में क्या लिखा था कि सेल अगर जिंदा है तो उसका काम होता है कि ये डिसाइड करना कि कौन सा मॉलिक्यूल मेरे अंदर या मेरे आर पार जा पाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल मेरे आर पार नहीं जा पाएगा। और सेल मर चुकी है तो वो अपना ये काम करेगी ही नहीं करेगी तो पहचान जाएंगे ये डेड है, ये आपकी लाइव है। दैट्स इट। तो बी ऑप्शन में वही लिखा था, यही चीज एक्सप्लेनेशन में है यहाँ पर। अब बेटा मैंने कहा था कि सीट में आपको भी दूंगा साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए। अब ये 5 क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिस के भाई। जैसा अभी मैंने 5 कराए इसी टाइप के 5 क्वेश्चन और हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एमसीक्यू सेशन आपके बहुत सारे लगाने वाला हूं, बहुत लगेंगे, हर टॉपिक वाइज लगेंगे। अभी पहले यूनिट में 2 टॉपिक पे लगे, 3 के और बचे हुए हैं, वो भी लगेंगे। लेकिन साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करते चलो, मैं भी। आपके पास समय है अभी एग्जाम में, सिलेबस उतना बड़ा है नहीं, और आप जानते हो कि पेपर 1 का आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। डेली आपकी 2 से 3 घंटे क्लास पेपर 1 की चलती है। 5 यूनिट हमारे पास यहाँ पर है जो आपकी फोरेंसिक बायोलॉजी में है, उसमें से यूनिट नंबर 2 अपने बैच में चल रही है, तो 2 कंप्लीट हुई है। तो अब हमने लगा कि पहले यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यू पूरे करते हैं, फिर यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यू करेंगे, फिर हम 3rd पे चलेंगे। हमारे पास समय है, आप तो निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। जो करेंगे शानदार करेंगे, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा जिस तरीके से और जो कंटेंट हम आपको देंगे उस बात के ऊपर, उस विषय के ऊपर। समझ गए बात को? चलिए भाई, तो कर लोगे भाई। ये 5 क्वेश्चन और मैंने आपके लिए छोड़े, हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप जब बनाओगे तो पहले खुद से बनाने की कोशिश करना इसको, क्योंकि सारा सब कुछ मैं करवा दूंगा, देखो फिर कोई मतलब नहीं बनेगा मेरे भाई, है ना? फिर आईक्यू डेवलप होगा नहीं, फिर तो मेरे रिटायर लोगे आप सारे। तो ये बात है बच्चे, ध्यान रखिएगा इसको। मिलते हैं फिर अपन अगले सेशन में। जय हिंद।